वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलना, जिसके ऑथर है एडी स्मिथ। थोड़ा सा हम एडी स्मिथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में उससे रिलेटेड भी कुछ बातें होने वाली है। एडी स्मिथ का जन्म ग्रेट ब्रिटेन के बर्मिंघम नामक स्थान पर हुआ और इनकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने ली। उसके बाद में इनकी पोस्टिंग हो गई आर्मी में, और आर्मी में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी कि 1947 से पहले जब अपना देश स्वतंत्र नहीं था, उस समय पर इनका पोस्टिंग एक हैदराबाद राज्य के बेगमपेट नामक कस्बे के सैपर कैंप में हो गई थी। अब ये हैदराबाद आप सभी जानते हो, साउथ में पड़ता है हैदराबाद। उसका एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है बेगमपेट, और उसी में सैपर कैंप है। सैपर कैंप का मतलब होता है इंजीनियर जो होते हैं उनके कैंप, यानी कि इंजीनियर कौन से वाले, जो ब्रिज का निर्माण करवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं। तो इनके जो इंजीनियर होते हैं उनके कैंप में इसकी पोस्टिंग हो गई थी। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को उन्होंने खुद ने लिखा है, लेकिन कब लिखा है, जब उनको यहाँ से चला गए थे, मतलब 1947 में वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ जा कर के इस कहानी को लिखा है, और इसमें पूरे उसके जीवन काल में कौन कौन सी जो घटनाएं हुई जब वो यहाँ पर आ करते थे इंडिया में, तो उनकी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस हमारी कहानी को। ए वॉक थ्रू द फायर, इसका मतलब आग पर चलना। The other evening I was sorting out the contents of a truck in the loft. The other evening, दूसरे शाम, इसका मतलब गत शाम लगा सकते हैं। I was sorting out, मैं sorting out कर रहा था। sorting out का मतलब होता है छटनी करना। मैं छटनी कर रहा था। The contents of a trunk, एक संदूक में पड़े हुए सामग्री की। contents का मतलब क्या हो गया, सामग्री या वस्तुएं। तो एक बक्से में सामग्री पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, उनकी मैं छटनी कर रहा था। इन द लॉफ्ट, कहाँ पर पड़ी हुई थी, टांड पर। लॉफ्ट का मतलब क्या होता है, टांड। अपने जो छत के नीचे कुछ रखने के लिए अपन बना देते हैं ना, वो टांड, वो होते हैं लॉफ्ट। व्हेन आई केम अक्रॉस, और तब मुझे मिला एन ओल्ड पेयर, एक पुरानी जोड़ी ऑफ खाकी। किसकी मिल गई, खाकी की। तो जब मैं छटनी कर रहा था सामग्रियों की, जो वस्तुओं की छटनी कर रहा था, तो उसमें मुझे क्या मिल गई, एक पुरानी जोड़ी खाकी की मिल गई। ड्रिल स्लैक्स, और ये कौन सी चीज़ थी, ड्रिल का मतलब व्यायाम करने वक्त पहनी जाने वाली। स्लैक्स का मतलब होता है ढीली डाली पतलून, या कह सकते हैं जिसको अपन पायजामा कहते हैं। तो मुझे खाकी की जोड़ी मिल गई, जिसे मैं कसरत करते वक्त पहना करता था, जो अब क्या बन चुकी है, ए सुविनियर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया। भारत में जब मैं आर्मी के दिनों में काम किया करता था, उसका मेरा क्या बन गया, एक स्मृति चिन्ह। सुविनियर का मतलब क्या हो गया, स्मृति चिन्ह। इसका मतलब जो पायजामा है, खाकी जो वर्दी है, वो मेरे लिए अब क्या बन चुकी है, स्मृति चिन्ह बन चुकी है। मुझे याद रहता है कि हाँ भाई, ये पायजामा मैं उस समय पर पहना करता था जब मैं आर्मी के दिनों में इंडिया में था। नथिंग यूजुअल इन दैट, अब इस बात में कोई अनयूजुअल बात भी नहीं है। अनयूजुअल का मतलब असाधारण, यानी कि यूँ कहे कि इसमें कोई विशेष बात भी नहीं थी। आई सपोज, ऐसा मैं मानता हूँ। बट लेकिन दिस वाज ए रादर स्पेशल पेयर ऑफ माई आर्मी इशू ट्रॉपिकल किट, केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड still in fine shape after 20 years, except that the bottoms of the legs were badly burned. ऐसा मैं मानता हूँ कि इस ड्रेस के अंदर, जो मेरी आर्मी की जो ड्रेस थी, आर्मी की जो खाकी वर्दी थी, इसके अंदर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी असाधारण नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जो मेरे आर्मी से रिलेटेड, आर्मी से संबंधित जो भी मेरे पास ट्रॉपिकल किट थी, ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म देशों के लिए जो किट दी जाती है, क्योंकि आपको पता है एडी स्मिथ इंग्लैंड से है। इंग्लैंड एक ठंडा इलाका होता है, और यहाँ वो इंडिया में रहे थे, भारत में रहे थे, तो उनको गर्म के हिसाब से कुछ स्पेशल किट दी जाती है। किट आप जानते ही होंगे, हर चीज़ के लिए, जैसे कपड़े पहनने के लिए किट अलग होती है, या फिर उसको ढकने के लिए किट अलग होती है, तो हर चीज़ की किट दी जाती थी। तो वो जो किट है उसे बड़ी केयरफुल्ली के साथ प्रिजर्व किया गया था। इसे बड़ी केयरफुल्ली के साथ भी, सावधानी के साथ भी इसको सुरक्षित रखा गया था। और अभी भी इन फाइन से बिल्कुल अच्छी तरह, अच्छे आकार में थी। आफ्टर 20 ईयर्स एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्नड, यानी कि 20 साल बाद भी उस किट को, जो गर्म देशों के लिए जो दी जाने वाली जो किट थी,
उस किट को अभी तक 20 साल बाद भी बड़े अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन शेप में, बिल्कुल अच्छे आकार में और अच्छी तरह सावधानीपूर्वक इसको रखा गया था। एक्सेप्ट दैट, केवल इसके सिवाय कि द बॉटम ऑफ द लेग्स, उस पायजामे की जो लेग्स थी, लेग्स का मतलब टांग, नीचे की तरफ जो लेग्स थी उसका जो बॉटम था, बॉटम का मतलब निचला सिरा जो था, वर बैडली बर्नड, वो बुरी तरह से जल गया। अब क्यों जला इस कहानी में हम बताएंगे आगे। ऑलमोस्ट एज, लगभग जैसे, दो समवन हैड डिलिबरेटली हेल्ड दैम, कि जैसे किसी ने उसे जानबूझ करके जलाया हो। डिलिबरेटली का मतलब क्या हो गया, जानबूझकर। तो ये उस पायजामे का जो निचला हिस्सा था वो ऐसे जल गया था जैसे कि किसी ने उसको जानबूझकर जलाया गया हो। हेल्ड दैम, उसको रख दिया हो अलोफ्ट ओवर ए फायर, किसके ऊपर, एक आग के ऊपर, जैसे कि उस पायजामे को आग के ऊपर रख दिया गया हो, इस प्रकार से जला दिया। इनफैक्ट दैट वाज नियर इनफ, तथ्य तो यह है कि करीब करीब वाट हैड हैपन टू दैम, कि यहाँ पर क्या चीज़ें हुई थी। इनफैक्ट वस्तुतः दैट वाज नियर इनफ, करीब करीब ऐसा ही कुछ हुआ था। वाट हैड हैपन टू दैम, उनके लिए, उस पायजामे के लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने उसे जानबूझकर आग के ऊपर रख दिया था। अब मतलब इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपने सेना के दिनों को याद कर रहा है। सेना के दिनों को याद कर रहा है। वो घर वापस जाने के बाद में जब वो किसी भी एक संदूक का जो सामग्री थी उनको खोल करके देख रहा था, उसको खाकी ड्रेस मिल गई जो वो कसरत करते वक्त पड़ा करता था, और अब वो केवल एक स्मृति चिन्ह के तौर पर रह गई है। हालांकि उस ड्रेस में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, कुछ भी असाधारण नहीं था, लेकिन फिर भी उसे वो ट्रॉपिकल किट याद आई। ट्रॉपिकल किट का मतलब उष्ण देश में पहने वाली जाने वाली किट है, यानी कि अपना जो आपको पता है भारत एक गर्म देश होगा उनके लिए, तो क्योंकि वो ठंडे इलाके में रहने वाले थे, तो गर्म देशों के लिए उनको जो किट दी जाती थी आर्मी की, उसमें वो जो उसको बड़ी सावधानी के साथ उसने रखा था और बड़ी शेप की, 20 साल के बाद में उन्होंने बड़े उसको शेप में डाला हुआ था, लेकिन उसका पायजामे का जो निचले का हिस्सा था वार बैडली बर्नड, वो बुरी तरह से जल गया था। यानी कि नीचे दोनों जो सिरे थे टांग उसके, इधर दोनों तरफ से जो टांगें निकल के आ रही थी पायजामे की, वो बुरी तरह से जल गई थी। ऐसे जली थी जैसे किसी ने जानबूझकर इसे आग के ऊपर रख दिया हो, और वस्तुतः बात कुछ ऐसी ही थी, उसे किसी ने जानबूझकर रख दिया था। अब क्या बात थी क्या नहीं थी, अब पढ़ते हैं इसे आगे। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947 when I found myself stationed at a sapper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state, and one evening I was driving back to the camp after a visit to the nearby town of Sikandrabad, where I had a delightful meal at Chinese restaurant. I was at peace with the world. अब देखिए, इट वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, ये 1947 के प्रारंभ का समय है। इसका मतलब 1947 में आपको पता है इंडिया गोट फ्रीडम, लेकिन उससे पहले की बात है कि इट वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, 1947 के प्रारंभ में, व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशनड, स्टेशन मतलब होता है नियुक्ति, जब मेरी नियुक्ति हो गई थी कहाँ पर, एट ए सैपर कैंप, कहाँ पर हो गई थी, सैपर कैंप में। अब सैपर कैंप मैंने पहले बता दिया, एक ऐसा कैंप है जहाँ पर इंजीनियरों का दल होता है। और इंजीनियर कौन कौन से दल थे वहाँ पर, किसी रोड को बनाने वाले इंजीनियर, किसी पुल को बनाने वाले इंजीनियर, ठीक है। तो ये सैपर कैंप जो था उसमें इसकी नियुक्ति हो गई थी एट ए स्मॉल प्लेस, एक छोटी सी जगह पर जिसका नाम था बेगमपेट। कहाँ पर थी, इन हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद स्टेट के बेगमपेट नामक स्थान पर, छोटे से स्थान पर सैपर कैंप में इनकी नियुक्ति हो गई थी 1947 के प्रारंभ में। एंड वन इवनिंग, और एक शाम को, आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, मैं दोबारा से कैंप में लौट रहा था। ड्राइविंग बैक, दोबारा से मैं लौट रहा था टू द कैंप में, आफ्टर ए विजिट टू नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद, एक पास का ही कस्बा था जिसका नाम है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद जो पास का कस्बा था, वहाँ से विजिट करने के बाद में मैं वापस कैंप में लौट रहा था। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील, और जो सिकंदराबाद है वहाँ पर मुझे एक अच्छा स्वादिष्ट जो भोजन है वो किया मैंने एट ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। तो सिकंदराबाद में मैंने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में एक अच्छा भोजन लिया, वहाँ पर डिलाइटफुल मील किया। आई वाज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं संसार, मैं था एट पीस, बिल्कुल शांत था, विद दिस वर्ल्ड, इस संसार के साथ, यानी कि मैं इस संसार में बड़ी शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। आई हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड सच एज इट वाज डिवाइडेड, जैसा कि कुछ था,
आई हैड रीच्ड, मैं पहुंचा ए पॉइंट, एक ऐसे स्थान पर वेयर द रोड डिवाइडेड, जहाँ से रोड जो है वो डिवाइड होता था। जैसा कुछ इस बार से था, सच एज इट वाज, जैसा कि ऐसे था कि मैं एक ऐसे जगह पर पहुंच चुका था वहाँ से रोड जो है वो डिवाइड हो रहा था, यानी कि मैं यूँ जा रहा था रोड और उसके बाद में इस एक तो इधर जा रहा था रोड, उसके बाद एक इधर जा रहा था, तो इस प्रकार से रोड की वाई बना रखे थे, मतलब एक मैं घूमने की उसमें था। एंड आई वॉज स्विंगिंग, और मैं झूल रहा था इनटू द लेफ्ट हैंड फोर्क। अब फोर्क का मतलब होता है कि एक दो शाखाओं में जब सड़क की शुरुआत कर जाती है तो उसमें से एक शाखा को कहते हैं फोर्क। मतलब अब दो शाखा हो गई ना, एक तो सड़क इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये जो दो फोर्क हो गई, एक इधर से फोर्क और एक इधर से फोर्क। तो मैं कौन सी दिशा में जा रहा था? आई वॉज स्विंगिंग, मैं झूल रहा था इनटू द लेफ्ट हैंड फोर्क, यानी कि बाएं दिशा की ओर मैं जा रहा था, टूवर्ड्स द कैंप, कैंप की ओर, यानी कैंप जो था वो इस रास्ते पर था। आई काट ए ग्लिम्प्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट ओवर ऑन द राइट हैंड फोक। और क्या होता है कि जब मैं बाईं तरफ घूम गया, इधर से यूँ घूम गया, उसके बाद में इधर मैं घूमते ही आई काट इस ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी। क्या देखी? ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक। तो मैंने एक झलक देखी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, इन द हेडलाइट, किसमें? हेडलाइट में, ओवर द राइट हैंड फॉग, कहाँ पर? दाहिनी दिशा की ओर। दाहिना जो कटरा लगाया था, दाहिनी जो शाखा मुड़ रही थी, उस शाखा की ओर मैंने किसी चीज़ की एक झलक देखी। दिस वाज ए लिटिल मोर देन ए कार्ड ट्रैक, और ये जो राइट हैंड फोर्क था ना, यानी कि दाहिने हाथ पर जो रास्ता कटा था, दाहिने हाथ पर जो शाखा थी सड़क की, दिस वाज ए लिटिल मोर देन ए कार्ड, यानी कि एक बैलगाड़ी के रास्ते के जैसा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था वो। यानी कि कह सकते हैं कि सड़क वगैरह तो कुछ भी नहीं थी, कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर बैलगाड़ी, कार्ट जो गाड़ियाँ होती हैं, कार ट्रैक था ये। कार ट्रैक ना, बैलगाड़ियों का रास्ता कुछ ऐसा ही था, मतलब टूटी फूटी सड़कें होंगी वहाँ पर, तो एक तरीके से कार ट्रैक था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था दाहिनी तरफ तो। लेकिन दाहिनी तरफ ही मैंने किसी व्यक्ति की झलक देख ली, मतलब किसी चीज़ की मैंने वहाँ पर झलक देखी। अलोंग द रोड विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, और ये जो सड़क थी, यानी कि जो कार ट्रैक जो था, जो बैलगाड़ी का जो रास्ता था, विच लेड टू, जो जाता था, टू ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, विच कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जिसका नाम क्या बोला जाता था? फिरोजगुड़ा। यानी कि ये जो रास्ता था, देखो इस प्रकार से रास्ता चल रहा है अपने पास में, और एक सड़क तो यूँ कट जाती है और एक सड़क यूँ कट रही है। उसके बाद में ये जो रास्ता, इधर तो सैपर कैंप है ही है उसका, और इधर की तरफ ये क्या है? कच्चा सा रास्ता है, जिसको इसमें बताया गया है कार ट्रैक। अब ये जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है? सिकंदराबाद के लिए, और ये जाता है उसका सैपर कैंप के लिए। तो इस प्रकार से उसने क्या है, जब जैसे यहाँ से घूमा है, वो घूमने के बाद में उसको जैसे हेडलाइट होती है, जो यहाँ से घूम रहा था, तो उसकी हेडलाइट की सीधी बत्ती यहाँ से पड़ी, तो उसने या किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को वहाँ पर देखा है। अब उसके बाद में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने ट्रक को रोका, यानी ट्रक में जा रहा था मैं। आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने ट्रक को रोका, एंड रिवर्स इट बैक, और वापस से रिवर्स किया है, वापस से पीछे लिया, अलोंग द रोड, सड़क के सहारे, एंटिल, जब तक लिया जब तक कि द हेडलाइट सोन अक्रॉस द वेयर, की जो हेडलाइट्स है वो वहीं पर जा चमके, समथिंग वेयर अक्रॉस टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माई अटेंशन, जिसने पहली बार, जिस जगह से पहली बार मेरे ध्यान को आकर्षित किया था। तो मैंने मेरे ट्रक को उतना पीछे कर लिया जब तक कि जो हेडलाइट है ठीक उसी जगह पर जाकर के चमके जहाँ पर मेरी अटेंशन जो था वो पहली बार अट्रैक्ट हुआ था, यानी कि जिसने मेरे अट्रैक्शन किया था, तो उस जगह पर अपन ने पहुँच गए। आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी शैडो फिगर्स, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो जस्ट इन टाइम, समय रहते हुए मैंने देखा, किसको देखा? शैडो फिगर्स। शैडो का मतलब हो गया छायादार, और फिगर्स का मतलब आकृति। तो मैंने वहाँ पर समय रहते किसको देख लिया? छायादार आकृति को देखा, डिसअपेयरिंग, वो भी गायब होते हुए, यानी कि वो गायब होती जा रही थी आकृति। कुछ लोग थे वहाँ पर जो छायादार, मतलब एक धुंधले धुंधले से उसको दिखाई दे रहे थे, और वो गायब होते जा रहे थे, लाइक मैड। मैड का मतलब पागल नहीं है, मैड का मतलब है अत्यधिक जल्दी से, और जो लोग जो थे वो अत्यधिक जल्दी से गायब होते जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एज मच डिस्टेंस बिटवीन दैम सेल्वेज अक्रॉस द रफ ग्राउंड, उसे खुरदरी सड़क के पार, यानी कि रफ ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? वो जो खुरदरी सड़क जो थी, यानी कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ जो सड़क थी, उसके पार वो गायब होते हुए जा रहे थे अत्यधिक जल्दी से। Whoever they were,
दे वर ऑब्वियसली इंटेंट ऑन पुटिंग एज मच डिस्टेंस बिटवीन themselves एंड मी एज दे कुड इन द शॉर्टेस्ट टाइम। हुएवर दे वर, जो कोई भी वो थे, हुएवर जो कोई भी, देवर वे थे, देवर ऑब्वियसली ये स्पष्ट था कि वो इंटेंट में थे। इंटेंट का मतलब एक तरीके से तत्पर थे, तैयार थे, जहाँ किसके लिए, टू पुटिंग एज मच डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस डालने के लिए, बिटवीन themselves एंड मी, उनके और मेरे बीच में, कि वो जब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हुएवर देवर कि वे कौन लोग थे, बस ये बात स्पष्ट थी कि वो अब मेरे और उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो बनाना चाह रहे थे। एज दे कुड, जैसे जितना कि वो कर सकते थे, जितना बना सकते थे, इन द शॉर्टेस्ट टाइम, इस कम से कम समय में, कम से भी कम समय में, जितना वो डिस्टेंस मेरे उनके बीच में बनाना चाहते थे उतना बनाने जा रहे थे वो। सो इसलिए आई लेट दैम गेट ऑन विथ इट, इसलिए मैंने उनको ऐसा करने दिया, यानी कि जितना वो डिस्टेंस बना सकते थे मैंने उसको बनाने दिया। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नाउ सी, क्योंकि अब मैं देख सकता था, वाट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट, की पहली नज़र में जो चीज़ दिख रही थी वो क्या चीज़ थी, टू बी बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग, ये क्या थी, बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग, यानी कि सफ़ेद कपड़ों का एक गठरी थी उसमें, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। बट वाट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन जब मैंने क्लोजर इंस्पेक्शन किया, नज़दीक से जाकर के इसका अवलोकन किया, निरीक्षण किया, टर्नड आउट टू बी ए एल्डरली इंडियन, तो यह किस में बदल गया, एन एल्डरली इंडियन। एल्डरली का मतलब हो गया बूढ़ा भारतीय। तो जैसे ही मैंने करीब जाकर के उसका इंस्पेक्शन किया कि उसको देखूं, मैं निरीक्षण किया, तो वो किस में बदल गया, एक बूढ़े भारतीय में। ही वॉज लेइंग क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल शांत, स्टिल का मतलब कह सकते स्थिर पड़ा हुआ था। एंड और आई फियर द वर्स्ट, और मैंने उसके बारे में सबसे बुरा सोचा। ही वॉज लेइंग क्वाइट स्टिल, वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, चुपचाप पड़ा हुआ था। और आई फियर्ड, मैं डरा हुआ था, द वर्स्ट, सबसे बुरी चीज़ से, कि इसके साथ में कुछ ना कुछ सब बुरा ही हुआ था, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहा था। बट एज आई नेल्ड डाउन, लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुका, जैसे मैं नीचे झुका, बिसाइड हिम, उसी के बगल में, ही ओपन हिज आइज, तो उसने अपनी आंखों को खोला। हिज फेस वाज कवर्ड विथ ब्लड, उसका जो फेस जो था, वाज कवर्ड, वो ढका हुआ था, विद ब्लड, इसका मतलब खून से, उसका जो चेहरा जो था पूरा खून से सना हुआ था। एंड इट वाज ऑब्वियस, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट कि समवन हैड बीन डूइंग ए प्रिटी थोरो जॉब, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि किसी व्यक्ति ने उसे, समवन हैड डूइंग ए प्रिटी थोरो जॉब, कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, कोई भी व्यक्ति ने वो एक बहुत ही सुंदर काम किया था, और पुटिंग द बूट इनटू हिम, उस पर ठोकर मार करके, यानी कि किसी व्यक्ति ने एक बहुत ही सुंदर जॉब किया था, जॉब का मतलब कह सकते हैं उसने उसका एक अच्छा काम किया था इसको ठोकर मारने में, यानी कि अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर दी थी। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई देन विश्ड दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर हु always carried his field dressing kit in the specially provided pocket of his slack instead of the usual tin of cigarettes. But not being a good soldier, I had to do the best I could with a large pocket handkerchief, and when I had managed to clear the blood, get more than a little worried. अब क्या है देखो, यहाँ पर क्या है, वो सोल्जर जो था, सैनिक जो था खुदेडी स्मिथ, उसके पास में वो पहली बार कहता है यहाँ पर कि नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में पहली बार, देन आई विश्ड, कि मैंने काम चाहा हो, ऐसा नहीं है कि जीवन में मैंने पहली बार किसी चीज़ को चाहा हो, दैट कि आई वाज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सैनिक होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार इस बात को सोचा हो कि मैं एक अच्छा सैनिक होता। हु ऑलवेज कैरिड इन हिज फील्ड ड्रेसिंग किट, जो हमेशा रखा करता किसको, उसकी फील्ड ड्रेसिंग किट, फील्ड का मतलब मैदान में, जो ड्रेसिंग का मतलब कुछ मरहम पट्टी लगाने वाली जो किट होती है उसको रखता। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अच्छा सैनिक नहीं था जो अपने साथ में फील्ड ड्रेसिंग किट रखने वाला हो, वो हमेशा अपनी फील्ड ड्रेसिंग किट को भूल जाया करता था, वो कभी अपने साथ रखता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है उसे पहली बार अपने जीवन में याद आई हो किसकी, फील्ड ड्रेसिंग किट की। इन द स्पेशल प्रोवाइडेड पॉकेट, जो
रखी जाती थी किसमें, स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, एक स्पेशल प्रोवाइड किया जाता था एक पॉकेट जेब ऑफ हिज स्लैक्स, उसके पायजामे में, उसकी जो ढीली ढाली पतलून थी उसमें एक स्पेशल पॉकेट लगाई जाती थी इंस्टेड ऑफ अनयूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स, जिसमें वो हमेशा क्या रखता था, यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स, यानी कि सामान्य रूप से वो सिगरेट के जो डिब्बे हैं उस पॉकेट में रखा करता था। यानी कि ये है इसका कहने का मतलब कि जो सैनिक जो थे एडीएस में थे उनकी पायजामे में एक पॉकेट रखी जाती थी, पॉकेट लगाई जाती थी, और वो पॉकेट किस लिए लगाई जाती थी, ताकि उस पॉकेट में उनकी फील्ड ड्रेसिंग किट को रखा जा सके। लेकिन उसकी जगह पर वो जो सिगरेट के जो डिब्बे हैं वो रखा करते थे। तो पहली बार नहीं है ऐसा कि उनको ये लगा हो कि काश मैं एक अच्छा सैनिक होता और अपने पास में अपनी जो फील्ड ड्रेसिंग किट है वो रखा करता, ताकि अब मैं इसकी मदद कर पाता। नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, यानी कि एक अच्छा सैनिक नहीं होने के नाते आई हैड टू डू, ना होने पर आई हैड टू डू, मुझे वो करना पड़ा, द बेस्ट, सबसे अच्छी चीज़, आई कुड, जो मैं कर सकता था, विद ए लार्ज पॉकेट हैंड करचीफ, किसके साथ, मेरा जो एक बड़ा सा हैंड करचीफ था, एक बड़ा सा रुमाल था, उसके साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं एक अच्छा सैनिक तो था नहीं, तो नहीं होने की वजह से आई हैड टू डू, मुझे करना पड़ा, क्या करना पड़ा, द बेस्ट, सबसे अच्छा काम, आई कुड, जो मैं कर सकता था, किसके साथ में, एक बड़े से रुमाल के साथ में। यानी मेरे पास एक बड़ा सा रुमाल था, उससे मैं जितना अच्छी जो चीज़ कर सकता था मैंने वो किया। एंड आई हैड मैनेज टू क्लियर, और जब मैंने क्लियर द ब्लड, और जब मैंने उस खून को साफ कर दिया था, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, आई कुड सी दैट, तो मैं देख सकता था, ही वॉज इंडेड ए वेरी ओल्ड इंडियन, कि वो एक वास्तव में एक बहुत बूढ़ा इंडियन था, भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग, और मैं शुरू कर रहा था, टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, उसके लिए और भी ज़्यादा चिंतित होना। अब मैं सोच रहा था कि ये तो एक बूढ़ा आदमी और है और कुछ हो गया तो और लो इसको, तो आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, कि मैं इससे और भी ज़्यादा जो डरा हुआ, ये कह सकते हैं चिंता जो था उससे और भी ज़्यादा शुरू हो गई थी। ही हैड एविडेंटली टेकन ए सेवर बीटिंग, ही हैड एविडेंटली का मतलब साक्षात या कह सकते हैं बिल्कुल साबुत के तौर पर। तो ही हैड एविडेंटली टेकन ए सेवर बीटिंग, सेवर का मतलब गया बुरी तरह से पिटाई, तो उसने एक बुरी तरह से जो पिटाई थी उसको झेला था। एंड और आई डिड नॉट वांट टू मूव हिम, और मैं उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहता था, कि वो पड़ा हुआ था वहाँ पर, मैं उसको आई डिड नॉट वांट टू मूव, मैं उसको हिलाना नहीं चाहता था, बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, कि उसको कौन कौन सी आंतरिक जो चोटें हैं, इंटरनल का मतलब क्या हो गया, आंतरिक, और इंजरीज का मतलब चोटें, कि उसको आंतरिक चोटें जो हैं कहाँ कहाँ लग गई थी, तो मैं उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहता था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, आई डिड नॉट फील आई कुड हैव हिम, आई कुड लीव हिम वेयर ही वाज, मैं उसको ये भी महसूस नहीं कर सका कि मैं उसको वहाँ पर जहाँ पर वो पड़ा हुआ था वहीं पर छोड़ जाऊँ। वाइल आई ड्रोव ऑन द कैंप, और मैं कैंप में चला जाऊँ फॉर हेल्प, और फिर उसके लिए मदद लेकर के आऊँ। तो मैं ये भी नहीं सोच रहा था वहाँ पर, ये भी महसूस नहीं कर रहा था कि मैं उसको वहीं पर छोड़ जाऊँ और फिर कैंप पे जा कर के कुछ मदद लेकर के आऊँ। इनफैक्ट, वस्तुतः, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वाट टू डू, कि तो क्या तो करना था, ऑन दैट ही स्टूड अप, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था, यानी कि मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था। क्वाइट सिंपली लाइक दैट ही स्टूड अप, बिल्कुल सीधे साधे ढंग से, क्वाइट सिंपली, बिल्कुल सरल तरीके से, लाइक दैट, उसी की तरह, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। यानी कि बिल्कुल सरल तरीके से वहाँ पर वो जो आदमी पड़ा हुआ था वो खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैं जो था वो ऊकड़ू ही रह गया था। स्क्वेटिंग का मतलब क्या होता है, ऊकड़ू बैठना, ऑन द ग्राउंड का मतलब ज़मीन पर। बिल्कुल सरल तरीके से वो जो आदमी पड़ा हुआ था वो तो खड़ा हो गया, और जैसे वो खड़ा हुआ मैं तो बिल्कुल ज़मीन पर ऊकड़ू ही बैठा रह गया। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग मतलब ऊकड़ू बैठना, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड और वाइल आई वॉज हेस्टिली ट्राइंग, और जब मैं जल्दी से कोशिश कर रहा था, टू मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। जब मैं एकत्रित करने की कोशिश कर रहा था, किसको, माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू, स्केची नॉलेज, स्केची का मतलब टूटी फूटी जो उसको उर्दू की नॉलेज थी उसको इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा था। किसके लिए, टू आस्क हिम, कि उससे पूछ सके, इफ़ ही वाज ऑल राइट, कि वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब ये हुआ
कि वो सोच रहा है यहाँ पर कि ये एक बूढ़ा इंडियन व्यक्ति है, इसको इंग्लिश की नॉलेज तो होगी नहीं। अब लेखक जो है वो इंग्लिश बोलना चाहता था, तो बोलना जानता तो था वो तो, लेकिन अब यहाँ पर वो सोच रहा है कि ये भारतीय तो जानेगा नहीं, तो फिर मैं इससे कैसे पूछूं कि ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। तो वो अपनी जो टूटी फूटी उर्दू की जो नॉलेज है, क्योंकि उस समय पर बात कर रहा है उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा बोली जा रही होगी, तो उर्दू की नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं उर्दू में इसे कुछ बोल लूँ कि ही वाज ऑल राइट, कि वो बिल्कुल ठीक था। ही गैव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तो उस समय पर उसने मुझे दूसरा सरप्राइज दिया ऑफ द इवनिंग, शाम का। तो उस समय पर उस बूढ़े इंडियन व्यक्ति ने उसे दूसरा सरप्राइज दे दिया शाम का। थैंकिंग मी, मुझे धन्यवाद दे करके इन परफेक्ट इंग्लिश, वो भी परफेक्ट यानी कि अच्छी खासी इंग्लिश में, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, किस लिए, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन। टाइमली का मतलब यथासंभव और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, कि आपकी यथासंभव हस्तक्षेप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि थैंक यू फॉर टाइमली इंटरवेंशन, यानी कि आपका यथा समय हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने इस परफेक्ट इंग्लिश में ये वर्ड बोले, ये वर्ड सुन करके वो हक्का बक्का रह गया कि उसको एक तरह के सरप्राइज हो गया, बूढ़ा व्यक्ति, और वो भी इंग्लिश में। दोज वर्ड्स वर द वर्ड्स ही यूज्ड, यू कैन इमेजिन how incongruous they sound coming from a ragged barefoot Indian whose worldly possessions seem to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his धोती। अब क्या थे, जैसे उसने बोला टाइमली इंटरवेंशन, कि आपकी यथा समय हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। दोज वर द वर्ड्स, ये वो शब्द थे जो उसने काम में लिए थे। एंड यू कैन इमेजिन, और आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ इनकॉन्ग्रेस, कि कितने इनकॉन्ग्रेस थे ये शब्द। इनकॉन्ग्रेस का मतलब होता है बेतुकी कह सकते हैं, असंगत कह सके, अटपटे कह सकते हैं। तो कि ये आप यकीन कर सकते हैं, आप इस बात की इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो शब्द थे कितने अटपटे थे। दे साउंड, ये लग रहे थे, ये शब्द कितने अटपटे लग रहे थे। कमिंग फ्रॉम, जो आ रहे थे कहाँ से, फ्रॉम ए रैगड, रैगड का मतलब चितड़े लिपटे हुए, यानी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो चितड़ों में पड़ा हुआ था, चितड़े लिपटे हुए, बेयर फुट इंडियन, वो भी नंगे पैर भारतीय से ये शब्द निकल के आ रहे थे। हुज वार्डली पोजेशंस, जिसकी सांसारिक जो संपत्ति थी, वार्डली का मतलब क्या हो गया, सांसारिक, और पोजेशंस का मतलब संपत्ति, जिसकी सांसारिक जो संपत्ति थी, सीम्ड, वो ऐसी लग रही थी, टू बी टाइड, जैसे कि बंधी हुई हो, इन द अनयूजुअल मिस्टीरियस बंडल, एक साधारण से रहस्यमयी बंडल में। जैसे इसकी सांसारिक जो संपत्ति थी वो उसके साधारण से रहस्यमयी बंडल में बंधी हुई हो, ऐसा लग रहा था। समवेयर इन हिज धोती, धोती में उसकी किसी जगह पर, कि धोती में किसी जगह पर उसके साधारण सी जो मिस्टीरियस बंडल में उसकी सारी संपत्ति बंधी हुई थी, इस प्रकार सा वो लग रहा था। और उसके जो वर्ड थे वो बहुत ही ज़्यादा अटपटे से लग रहे थे। He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths, but he not suffered too greatly at their hand, because he had known that I would be coming along shortly and would stop, and he had therefore covered his face with his hands and pretended to be unconscious. अब देखो क्या होता है। Then he went on tell me, वो मुझे बताने लगा, that कि हिज असेलेंट्स, असेलेंट्स का हो गया आक्रमणकर्ता, यानी कि जो आक्रमण करने वाले थे, तो उसके ऊपर जो आक्रमण करने वाले थे वो कौन थे, टू एंग्लो इंडियन यूथ, दो एंग्लो इंडियन यूथ थे, आंग्ल भारतीय युवा लोग थे। बट लेकिन ही हैड नॉट सफर्ड, उसको ज़्यादा सफ़र नहीं हुआ, ज़्यादा वो पीड़ित नहीं था, टू ग्रेटली, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित नहीं था, एट देयर हैंड्स, उनके हाथों से, यानी कि जब वो पिट रहा था उनके हाथों से तो उससे वो ज़्यादा पीड़ित वो नहीं हुआ था। क्यों, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉन, वो जानता था, वो जान गया था, दैट कि आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँगा। यानी कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को पता चल गया था इस बात का कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँगा, एंड वुड स्टॉप, और यहाँ पर रुकूंगा, इस बात का उसको पता चल गया था। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, और इसलिए उसने अपने चेहरे को कवर कर लिया था, ढक लिया था, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और फिर बेहोश होने का उसने बहाना बना लिया था।
यानी कि उस आदमी को इतना भी पता चल गया था कि मैं इस रास्ते से आ रहा हूँगा और यहाँ पर रुकूंगा, इसलिए उसने पहले से ही अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लिए थे और फिर उसने बेहोश होने का नाटक कर लिया था। व्हेन आई आस्क्ड हिम, और जब मैंने उससे पूछा व्हाई द टू यूथ्स हैड बीटन हिम अप, ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड। जब मैंने उससे पूछा कि तुमको जो दो युवा जो लोग थे उन्होंने क्यों पीटा, तो ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड। ब्रश असाइड का मतलब होता है टाल देना या बगल में कर पटक देना। तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपको उन युवा लोगों ने क्यों पीटा, तो फिर उसने मेरे इस प्रश्न को टाल दिया, यानी कि यहाँ से हटा दिया। सो इसलिए आई डिड नॉट प्रेस द पॉइंट, इसलिए मैंने इस पॉइंट पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला, प्रेस भी नहीं किया। एंड और आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नोन दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू। और फिर मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता था, हाउ ही हैड नोन, कि आप कैसे जान गए थे, दैट कि आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि मैं उसकी रेस्क्यू के लिए, उसकी रेस्क्यू मतलब उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। तो मैंने उससे पूछा कि उसको कैसे पता इस बात का कि मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आऊँगा, बचाने के लिए यहाँ पर आऊँगा। बट द ओनली रिप्लाई, केवल जो उत्तर आया वो क्या उत्तर आया, आई गॉट टू दिस क्वेश्चन, जो मुझे इस प्रश्न के लिए उत्तर मिला वो था समथिंग आर नॉन टू ऑल साहिब, अदर्स टू ओनली ए फ्यू, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और ये एक तरीके से प्रभावशाली शब्द थे। कौन से शब्द थे प्रभावशाली? बड़े दार्शनिक तरीके से उसने बताया कि सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल, कुछ चीज़ों तो सबको पता होती है। सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सबको पता होती है साहेब। अदर्स टू ओनली ए फ्यू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ एक को ही पता होती है। ये क्या कहना चाह रहा है बड़े दार्शनिक तरीके से कि कुछ चीज़ें तो सबको पता होती है साहब, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती है जो कुछ एक ही जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दार्शनिक तरीके से उसने जवाब दिया था। और उसके बाद में क्या कुछ होया, इसके बाद की घटना अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे।